वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। अभिनंदन दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने बैंकिंग फाइनेंशियल चैनल में। और आज हम लोग अपनी जो वेब सीरीज़ है बैंकिंग पेमेंट्स उसमें बात करेंगे एनईएफटी पर। एनईएफटी, आरटीजीएस ये बड़े ही कॉमन तरीके हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। आपने कई बार बैंक में सुना होगा कि एनईएफटी कर देते हैं, आरटीजीएस कर देते हैं। बेसिकली क्या है कि जो एनईएफटी है, एनईएफटी ट्रांजेक्शन 2005 में स्टार्ट किया गया था और इसमें बीच बीच में अमेंडमेंट्स भी होते रहे। एनईएफटी अगर हम देखा जाए ये होता क्या है, ये नियर रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र है। ये मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को भेजना। अगर आपका बैंक जिससे आप भेज रहे हैं और एक रिसीविंग बैंक, सेंडर और रिसीविंग बैंक्स अलग अलग हैं, तो अकाउंट्स में पैसे कैसे भेजे जाएँ। तो सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स और भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एनईएफटी के थ्रू ट्रांजिट किए जाते हैं या भेजे जाते हैं। इसमें बीच बीच में अमेंडमेंट्स भी, सुधार भी होते रहे। जैसे कि 2016 में आरबीआई के द्वारा इसके अंदर क्योंकि जो एनईएफटी का ट्रांजेक्शन होता है वो बैचेस के थ्रू होता है। मतलब पहले वो 1 घंटे में जितने भी इकट्ठा होते थे बैच, उनको फिर एक साथ ट्रांसफ़र किया जाता था। अभी इस टाइम को घटा के हाफ एन आवर 30 मिनट्स के अंदर कर दिया। 30 मिनट्स के अंदर बैच बनते हैं और फिर ये आगे फॉरवर्ड किया जाता है। और दिसंबर 19 से ये राउंड द क्लॉक मतलब फुल टाइम कर दिया गया। और अभी 1 जनवरी 2020 में जो भी एनईएफटी के ऊपर चार्जेस थे उसको आरबीआई ने वापस कर लिया। सभी बैंक्स को सजेस्ट किया कि इसके ऊपर कोई चार्ज ना लिया जाए। तो सेविंग अकाउंट्स में आज की डेट में एनईएफटी पर कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ये डिजिटली एक तरीके से फंड ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है। और इसके थ्रू है क्या कि आप सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे जैसे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स होते हैं, बल्क पेमेंट्स हो गए, या लोन की ईएमआई के पेमेंट्स होते हैं, वो भी इससे पिकअप किए जाते हैं। या इनवर्ड रेमिटेंस, वो भी इसी के थ्रू होता है। इनवर्ड रेमिटेंस अगर हम बात करें तो अगर देखा जाएगा कि आपने देखा होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एनईएफटी के थ्रू ही होते हैं। वो फॉरेन रेमिटेंस फैसिलिटी का पार्ट है, ये उसके थ्रू किए जाते हैं। एनईएफटी में वैसे तो आरबीआई ने कोई अपना मिनिमम या मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स की लिमिट नहीं इम्पोज की है, बट ये बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया। बैंक्स अगर अपने रिस्क फैसिलिटी के हिसाब से या रिस्क बेस के हिसाब से उसको रेगुलेट करें। तो नॉर्मली ये देखा गया कि 2 लाख से नीचे के सारे ट्रांजेक्शन एनईएफटी के थ्रू करते हैं, और उससे ऊपर क्योंकि फंड्स बड़ा इन्वॉल्व होता है और बेनिफिशियरी ये होता है कि तुरंत या कम से कम समय में ये पेमेंट्स हो जाए, तो वो आरटीजीएस के थ्रू जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए सेविंग अकाउंट्स के लगभग सारे ट्रांजेक्शन एनईएफटी के थ्रू होते हैं, और बिजनेस के मैक्सिमम वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन्स आरटीजीएस के थ्रू, और बाकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो भी एनईएफटी के थ्रू फेमा और वायर ट्रांसफ़र गाइडलाइन के तहत किया जाता है। और अगर इन ट्रांसफ़र्स को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और अगर कभी कंपनसेशन की बात आती है, तो इसके सेटलमेंट के लिए आरबीआई ने बोला है कि अगर 2 घंटे के अंदर वो पेमेंट्स नहीं हुआ, 2 घंटे के दो बैचेस के अंदर, तो उसके ऊपर बैंक लाइबल होगा इंटरेस्ट पे ऑफ करने के लिए। और ये इंटरेस्ट जो लगेगा वो रेपो रेट प्लस 2% के हिसाब से बैंक को पे करना होगा कस्टमर को। तो दोस्तों जब बात आती है कि एनईएफटी के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है, पहले तो अकाउंट, फिर दूसरा अकाउंट नंबर, किस अकाउंट से डेबिट हो रहा है, किस में क्रेडिट हो रहा है, और फिर बेनिफिशियरी बैंक, फिर आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जैसे मैंने बताया कि 11 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग के 4 डिजिट बैंक को करते हैं और बाकी 7 डिजिट ब्रांचेस को। और फिर नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, अकाउंट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेंडर रिसीवर इन्फॉर्मेशन वो बैंक टू बैंक वेरी करती है, मतलब बैंक उसको मैसेज के थ्रू दे रहा है या नहीं दे रहा है वो डिपेंड करता है। बट अकाउंट नंबर जो आपका बेनिफिशियरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत केयरफुली फिल करें, क्योंकि पूरा ट्रांजेक्शन उसी के बेस पे किया जाएगा। आपने नाम क्या लिखा है, आपने ब्रांच क्या लिखी है, आईएफएससी कोड क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। बट अकाउंट जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो अकाउंट के बेस पे होगा। अगर अकाउंट नंबर आपने दोस्तों गलत डाल दिया और अगर वो उस अकाउंट में ट्रांजिट हो गया तो वो बैंक की जिम्मेदारी नहीं, वो की कस्टमर की जिम्मेदारी का ही हिस्सा माना जाएगा। तो जो प्रिकॉशन लेना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर का डालते समय एक प्रिकॉशन लेना है, बाकी डिटेल्स फिल करना भी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट टाइप, ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है। बट
अगर आप ट्रांजेक्शन एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू करते हैं तो बेनिफिशियरी अकाउंट दोबारा चेक कर लें, क्योंकि वो आप ही के द्वारा दिया जाएगा। बैंक्स को नहीं पता है कि वो अकाउंट सही है या गलत है, वो किस अकाउंट में जा रहा है। और चूंकि ये बीच में मिडिल, जैसे आरबीआई इन दोनों ट्रांजेक्शन के बीच का मिडिल पार्ट होता है, उसके थ्रू रूट करता है, तो जो भी सेंटर बैंक है वो उसको ऑथराइज नहीं कर सकता। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकाउंट नंबर जरूर वेरीफाई करें, तभी आप एनईएफटी करें। दोस्तों ये हमारा प्रयास था एनईएफटी के ऊपर। धन्यवाद। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, अपने सजेशन और फीडबैक दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम और